पॉइंट्स हैं उन सबको पढ़ेंगे, समझेंगे, सीखेंगे एंड जो भी मैंने पीछे पढ़ाया है उसको आप पढ़ते रहिए। बस यही बातें हैं, रिवीजन आपको करते रहना है, रिवीजन आपको नहीं छोड़ देना है। तो फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं। फर्स्ट पॉइंट आपके सामने क्या दिया है, फर्स्ट न्यूज़ आपके सामने क्या है, तो आते हैं समझते हैं क्या है। तो कहा जो आपका गुजरात है, जैसे मैंने पीछे भी कहा था कि गुजरात आपका जो है वहाँ से जुड़ी काफ़ी आपको न्यूज़ एग्जाम में आपको दिखाई देती है, या न्यूज़ में आपको न्यूज़पेपर्स में भी काफ़ी दिखाई देता है, बहुत आपको चीज़ें डेवलपमेंट होता हुआ दिखाई देता है। तो गुजरात में अभी कुछ काम यहाँ पे कुछ उसका मुद्दा यहाँ पे दिया है स्टेट का, तो कुछ समझते हैं मुद्दा क्या है, बातें क्या है। गुजरात बिकम्स फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू लॉन्च बालिका पंचायत। तो ऐसा पहला राज्य बन गया है देश का जहाँ पे कि बालिका पंचायत जो है स्टार्ट की जा रही है। और बहुत अच्छा, छोटे जो बच्चे होते हैं या आप कह सकते हैं जो बच्चियाँ हैं, लड़कियाँ हैं, उनको एक मोटिवेट करने का यहाँ पे कोशिश जो गवर्नमेंट कर रही, बहुत अच्छी बात है। फीमेल्स को बढ़ाना चाहिए और उनको तो जो भी पीछे इतिहास में हम यदि थोड़ा सा पढ़ते हैं, हिस्ट्री और इतिहास की बात करते हैं, हिस्ट्री की बात करते हैं, तो वहाँ पे आप देखते हैं कि जो समाज था, सोसाइटी थी, वो मेल डोमिनेंस रही फीमेल्स पे, या जो थोड़ा सा अनुसूचित जाति थी उन पे काफ़ी समस्याओं को उनको सामना करना पड़ा। तो उससे जुड़ा जो एक जब इंडिपेंडेंस होता है तो गवर्नमेंट प्रयास करती है चीज़ों को आगे बढ़ाने का, और जो नीचे तबका था उसको ऊपर उठाने का। तो फीमेल्स हैं, चाहे वो एससी हैं, चाहे एसटी हैं, चाहे वो जितने भी आपके ऐसी जाती हैं, तो उनको सबको उठाना चाहिए ताकि वो कॉमन सोसाइटी में वापस आ पाएँ और थोड़ा सा वो भी एक कॉमन जो आपका सामान्य जो आपका सोसाइटी है उसमें योगदान अपना दे पाएँ। तो वही यहाँ पे थोड़ा सा बात हुआ है। देखो समझते नीचे पॉइंट आपको क्या दिए हैं। गुजरात बिकम्स द फर्स्ट स्टेट इन द नेशन टू लॉन्च बालिका पंचायत विद एन एम टू स्ट्रेंथन गर्ल पावर इन द स्टेट। जैसा कि मैंने कहा कि फीमेल्स हैं, जो ये लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, उनको बढ़ाने का प्लानिंग यहाँ पे गवर्नमेंट चाहती है, उसको उनको बढ़ाना चाहती है आगे। दिस यूनिक इनिशिएटिव वाज स्टार्टेड इन सेवरल विलेजेस ऑफ गुजरात। कच्छ डिस्ट्रिक्ट, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, कच्छ का डिस्ट्रिक्ट है, आपको बहुत फेमस पता है, कच्छ का रण है, बहुत बड़ा आपका आगे जाके वो डेजर्ट आपका जो है वहाँ पे आगे स्टार्ट हो जाता है, राजस्थान में आपका जो चला जाता है काफ़ी बड़ा पार्ट हो जाता है। थोड़ा सा आगे बढ़ें। दिस इनिशिएटिव वाज स्टार्टेड बाय द वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट वेलफेयर डिपार्टमेंट ऑफ द गुजरात। कौन सा डिपार्टमेंट है गुजरात गवर्नमेंट का जो स्टार्ट कर रहा है, तो नाम ध्यान रखना आपको, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट वेलफेयर आपका जो डिपार्टमेंट है गुजरात गवर्नमेंट का है, सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं है। ये भी थोड़ा सा आपको डिफरेंशिएट रखना है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, एक स्टेट गवर्नमेंट है। तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट की बातें यहाँ पे हो रही हैं, तो गुजरात के अंडर में है। और बेटी बचाओ जो बेटी पढ़ाओ जो कैंपेन चलता है वो आपका काफ़ी टाइम से आपको पता ही ये चल रहा, तो उससे जोड़ के यहाँ पे चीज़ें की जा रही हैं। दिस पंचायत विल बी मैनेज्ड बाय पीपल इन द 11 to 21 एज ग्रुप। कहाँ से कहाँ तक की लड़कियाँ, कितनी एज से कहाँ तक की मिनिमम एंड मैक्सिमम एज आपको ध्यान रखनी है। एग्जाम में कभी कभी पूछता है कि आपको सीधा पॉइंट नहीं पूछेगा, उसके अंदर कोई सब पॉइंट है वो पूछेगा। तो एज कितना है, 11 से 21 तक का, 11 से 21 साल तक की जो लड़कियाँ हैं, बच्चियाँ हैं, उनको आगे बढ़ा रही है गवर्नमेंट, एंड ऐसा प्रयास यहाँ पे किया जा रहा है। फटाफट से आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने क्या दिया हुआ है। तो आते हैं समझते हैं क्या है। तो कहा कि जम्मू एंड कश्मीर टू होस्ट G20 मीटिंग इन 2023। आपको पता है G20 मीटिंग इंडिया में होना है 2023 का, तो उसके लिए पूरा यहाँ पे पूरा एकदम तैयारी चल रहा है इंडिया में। G20 का मीटिंग 20 देश जो हैं, ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज है। G20 जैसे G7 है, G वैसे 20 भी है आपका, आसियान है, सार्क, ऐसे बहुत सारे समूह, बिम्स्टेक है, ऐसे बहुत सारे समूह दुनिया में मौजूद हैं आपके। तो G20 का मीटिंग होना है 2023 में। कहाँ पे होना है, जम्मू एंड कश्मीर में होना है। बहुत 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 आपके लिए एग्जाम में, आपके जितने भी एग्जाम रहेंगे 22 में 23 में, सब में ये एग्जाम में आपको दिखाई देगा ही देगा कि G20 का मीटिंग जो 23 में होना है कौन से स्टेट में रहेगा, तो जम्मू एंड कश्मीर में रहेगा। एक साल नहीं, 23 तक भी जब तक आपका मीटिंग नहीं होता है 23 तक का, तो वहां पे भी जितना 1.5 साल 2 साल के आसपास का समय है, पूरा ये मीटिंग आपको एग्जाम में दिखाई देगी ही देगी। तो कहा कि G20 का मीटिंग होना है 2023 में, कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर में होना है। समझते हो और पॉइंट यहाँ पे क्या दिए हैं। द यूटी गवर्नमेंट हैज आल्सो सेट अप ए 5-member हाई लेवल कमिटी फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ G20 समिट। कहा कि 5 मेंबर की एक कमेटी बनाई है जो कि आपका यहाँ पे चीज़ों को आगे बढ़ाएगी और ध्यान देगी कि कैसे आपकी चीज़ें अच्छा हो सकें और कोई समस्या नहीं आनी चाहिए उसमें। और इंडिया की साइड से जो आपके जो हेड रहेंगे कमेटी के, वो भी यहाँ पे दिया है। देखो पीयूष गोयल जो है आपके जो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर है, वो आपका यहाँ पे चीज़ों को हेड करेंगे, उनके अंडर में चीज़ें रहेंगी। तो यहाँ पे नाम भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कौन है, पीयूष गोयल है जो यहाँ पे हेड करेंगे चीज़ों को, उनके हिसाब से ऑर्गेनाइज होंगी।
पीयूष गोयल वाज अपॉइंटेड एज इंडिया शेरपा फॉर द G20 इन सितंबर 2020। इंडिया को भी रिप्रेजेंट करेंगे, आपका जो G20 मीटिंग होना है तो इंडिया को रिप्रेजेंट आपके पीयूष गोयल साहब करेंगे। इंडिया विल टेक द G20 प्रेसिडेंसी फ्रॉम December 1, 2022। इंडिया के पास जो है आपका वो दिसंबर 1, 2022 से आपका जो है एक कह सकते हैं नेतृत्व है, जो प्रेसिडेंसी है वो इंडिया के पास आ जाएगा। इंडिया हैज बीन रिप्रेजेंटेड बाय पीएम मोदी सिंस 2014 इन G20। आपको पता है जो भी देश के पीएम होते हैं या जैसे यूएस से तो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं तो वो अपने देश का नेतृत्व करते हैं, वहाँ पे लीडर के रूप में सामने आते हैं। G20 24 में कहाँ पे होनी ये भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। वेन्यू जो आगे के अनाउंस हो चुके हैं वो भी आपको पता होने चाहिए, बहुत 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 इंपॉर्टेंट। 24 में आपका ब्राज़ील में होनी है BAV। मैं इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख दे रहा हूँ आपके लिए यहाँ पे कि आगे के वेन्यू भी एग्जाम में पूछता है। 25 का वेन्यू साउथ अफ्रीका रहेगा। दोनों पॉइंट 3 पॉइंट यहाँ पे हो गए हैं। 2023 का जम्मू एंड कश्मीर इंडिया में एंड 24 का आपका ब्राज़ील में, 25 का साउथ अफ्रीका में। 3 में से पॉइंट आपको घूम घूम के एग्जाम्स में आपको दिखाई देंगे। कहीं पे कोई पॉइंट आपको, कहीं पे कोई पॉइंट आपको दिखाई देगा। फटाफट से थोड़ा सा आगे बढ़ जाए हम, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने क्या दिया हुआ है। तो कहा कि गुजरात के जो सीएम हैं उन्होंने आपका कुछ स्कीम स्टार्ट किया है और जो आपका स्कूल्स होते हैं, पाठशालाएं होती हैं, तो उनसे जुड़ा कुछ यहाँ पे स्कीम आपका स्टार्ट किया गया है। शाला आप कह सकते हो पाठशाला से जुड़ा है, उसको स्कूल से यहाँ पे जुड़ा है स्कीम को। तो उसके बारे में थोड़ा सा उत्सव टाइप में उसको मनाने की कोशिश किया ताकि जो स्कूल है, बच्चे हैं, शिक्षा से जुड़े और अच्छे उनको शिक्षा मिल पाए और उनका जो माइंड है ब्रॉड हो सके और चीज़ों को बेहतर ढंग से समझ सकें अपने। तो आगे थोड़ा सा समझते हैं क्या है। गुजरात के सीएम कौन है? भूपेंद्र पटेल हैं। आपको पता है अभी पीछे काफ़ी टाइम पहले थोड़ा सा काफ़ी अप डाउन रहे थे पॉलिटिक्स में वहाँ पे, और उसके बाद सीएम आपके नए बनाए गए थे। तो जैसे अभी महाराष्ट्र में चल रहा है, काफ़ी उठापटक चल रही है पॉलिटिक्स में, आप सुन ही रहे हैं। तो वैसे ही कुछ यहाँ पे कुछ टाइम पहले यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ था। तो यहाँ पे भूपेंद्र पटेल अभी गुजरात के सीएम हैं और कौन सा स्कीम स्टार्ट किया है? शाला यहाँ पे प्रवेश उत्सव के नाम से एक स्कीम स्टार्ट की जिसमें शिक्षा को बढ़ावा देंगे, शिक्षा पे काम किया जाएगा कुछ। और यहाँ पे थोड़ा सा कुछ और पॉइंट आपको दिए हैं। दिस इज अ 3-day एनरोलमेंट ड्राइव स्टार्ट्स फ्रॉम मेमदपुर नाम से। आपको देखो कहाँ से स्टार्ट किया गया इसको, तो जगह कौन से, गुजरात में कौन सी जगह? मेमदपुर नाम से जगह है जहाँ पे प्राइमरी स्कूल्स जो हैं वहाँ से चीज़ों को आपका स्टार्ट किया जा रहा है। This drives helps to reduce the dropout rate of students। इससे क्या हुआ, जो बच्चे आपके स्कूल आते तो हैं बट कंटिन्यू नहीं आते हैं और आना बंद कर देते हैं, तो जो बच्चे आना बंद करते हैं तो उनकी संख्या में यहाँ पे कमी आएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कंटिन्यू स्कूल आएँ और कंटिन्यू आके पढ़ें और सीखें चीज़ों को। क्योंकि जाना बंद कर देंगे, आप क्लास में नहीं जाएंगे तो कैसे सीखेंगे आप, है ना। मैथ्स की क्लास में मानो हफ्ते में आपकी मैथ्स की क्लास 2 हुई और 2 में से आपने एक ही अटेंड की, तो क्या होगा कि आपका एक तो आपका छूट गया और जो आगे होना है उसका भी कोई मानो कुछ पॉइंट जुड़े थे तो वो आपकी मिस हो जाएंगे। तो मीनिंग है कंटिन्यूटी आपकी बनी रहनी चाहिए, नहीं तो क्या होगा, फिर आप अच्छा से सीख नहीं पाएंगे। कुछ पॉइंट आगे पीछे होंगे तो आपका दिमाग उसको समझ नहीं पाएगा, परेशान हो जाएगा और आप छोड़ देंगे चीज़ों को। वैसा ही वहाँ पे कहा कि जो बच्चे स्कूल आते हैं कंटिन्यू आए, बीच में ड्रॉप आउट ना करें, छोड़े नहीं, उनको कैसे हम वापस लेके आएँ, वो सब बातें यहाँ पे दी है। The dropout rate has been reduced to 3.07% from 37.22% in 2002। ड्रॉपआउट रेट भी काफ़ी कम हुआ है एज़ कम्पेयर टू 2002 में। हम देखें तो 2002 में जो ड्रॉपआउट का परसेंटेज था वो 37.22% था एंड अभी जो ड्रॉपआउट परसेंटेज है काफ़ी कम है, 3.07% है। काफ़ी अच्छा एक इम्प्रूवमेंट आप सामने देख रहे हैं यहाँ पे। तो फटाफट से थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं आपके सामने क्या आपके सामने है। तो कहा हिमाचल प्रदेश से जुड़ा हुआ कुछ पॉइंट आपको यहाँ पर दिया है एंड वो अगेन देखो यहाँ पर लिटरेसी पे कुछ बात किया है, साक्षरता पे कुछ बात किया है। अगेन एजुकेशन, आपको मैं पहले भी कह चुका हूँ, एजुकेशन क्या है, फंडामेंटल राइट है ना। एजुकेशन 21A में आता है। जब फंडामेंटल राइट्स पॉलिटी की बात होते हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, ड्यूटीज़ हैं, DPSP हैं, तीनों जगह पर शिक्षा को जोड़ा गया है। फंडामेंटल राइट्स क्या है, बच्चे का अधिकार है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है, माता पिता की जिम्मेदारी है। DPSP क्या है, स्टेट की आपकी जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी कि बच्चों को शिक्षा दी जाए। तो फंडामेंटल राइट बच्चों का अधिकार है कि उसको शिक्षा मिले, ड्यूटी है माता पिता की कि उसको शिक्षा दें वो माता पिता। साथ में जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट है, उनकी भी जिम्मेदारी है कि शिक्षित करें आपको, सबकी जिम्मेदारी है। तो आप एजुकेशन बहुत बड़ी बात है ना, लिटरेसी आपकी बहुत बड़ी चीज़ें हैं। उसके बाद आप दुनिया को समझ पाते हैं कि दुनिया क्या है, सही है, कहाँ तक क्या सही हो सकता है और आपकी समझ बढ़ती है। आते हैं फटाफट से समझते हैं क्या है।
The three-day International Literacy Festival Unmesh was held at historic Gaiety थिएटर इन शिमला हिमाचल प्रदेश। कहाँ पर ये आपका जो उन्मेष नाम से फेस्टिवल है, जिससे कि साक्षरता को बढ़ावा दिया जाएगा, एजुकेशन पे यहाँ पे ध्यान दिया जाएगा, उसको नाम दे दिया है, एक उन्मेष नाम से नाम दिया है। तो कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में शिमला में एक थिएटर है, वहाँ पे चीज़ें ऑर्गेनाइज किया गया। दिस फेस्टिवल वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ कल्चर एंड द साहित्य अकेडमी इन एसोसिएशन विद द स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट एंड कल्चर। कहा देखो यूनियन मिनिस्ट्री का भी यहाँ पे आपका योगदान है चीज़ों को स्टार्ट करने में, साथ में स्टेट के जो आपका डिपार्टमेंट है आर्ट एंड कल्चर का, वो भी यहाँ पर उन्होंने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने में। फटाफट से आगे बढ़े। द फेस्टिवल वाज इनऑग्रेटेड बाय मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर अर्जुन राम मेघवाल। तो कहा कि जो आपका उद्घाटन किया गया, जो स्टार्ट किया गया, जो आपका स्कीम है या जो आपका जो भी चीज़ें हैं फेस्टिवल है, तो किसने आपका उद्घाटन किया, किसने स्टार्टिंग किया? तो अर्जुन राम जी आपके जो वहाँ पे मिनिस्टर है, मिनिस्टर ऑफ आर्ट एंड कल्चर है, तो उन्होंने उद्घाटन किया इस स्कीम का। This festival is the biggest international literacy festival in the country to date। अभी तक का शिक्षा से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा आप कह सकते हैं बिगेस्ट इंटरनेशनल, जितना भी आपके दुनिया में इंटरनेशनल की बात कर रहा है तो मीन्स आपका दुनिया से बात कर रहे हैं कि सबसे बड़ा आपके लिए शिक्षा से जुड़ा हुआ महोत्सव, इसको आपके रूप में आप देख पा रहे हैं दुनिया में। यदि बात की जाए तो सबसे बड़ा शिक्षा महोत्सव के रूप में आप देख रहे हैं उसको। फटाफट से आते हैं आगे, समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने क्या है। तो एक रिन्यूएबल आपका जो एनर्जी है उससे जुड़ा कुछ इंडेक्स यहाँ पे इशू किया गया है, और ग्लोबल जो डाटा है उसमें जो इंडिया का रैंक है वो 4th रैंक आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इंडिया रैंक 3rd यहाँ पे 3rd रैंक है। आप नेक्स्ट जो आपका एक गोल्ड के सोने के उसमें गोल्ड जो आपका रिसाइकलिंग किया है उसमें 4था रैंक आया है। यहाँ पे आपका रिन्यूएबल एनर्जी है उसमें 3rd रैंक आया है। इंडिया रैंक 3rd इन रैंक 21 रिन्यूएबल 2022 ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट। तो कहा कि आपका जो रिन्यूएबल एनर्जी है यदि उसके हिसाब से हम चेक किया जाए, प्रोडक्शन कैपेसिटी के हिसाब से चेक किया जाए, तो इंडिया का रैंक जो है 3rd है। फर्स्ट पे कौन है? देखो यहाँ पे दिया हुआ है, फर्स्ट पे आपका चाइना है। कितना उन्होंने एनर्जी जो इलेक्ट्रिसिटी है पावर है प्रोड्यूस किया है 136 गीगावाट। GW का मीन्स क्या? गीगावाट। एंड यूएस सेकंड पे है 43 गीगावाट। इंडिया का देखो यहाँ पे आपका 3rd रैंक आपका है। एंड इंडिया की भी कैपेसिटी आपको यहाँ पे देखो दिया हुआ है, यहाँ पे साइड में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इंडिया टोटल पावर कैपेसिटी इज 15.4 गीगावाट। तो आपको कैपेसिटी भी यहाँ पे दी है तीनों का, बट आपको कैपेसिटी याद ना रहे तो रैंक आपको पता होना चाहिए। चाइना फर्स्ट पे है, सेकंड पे यूएस है और 3rd पे इंडिया है। किस पे? रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन कैपेसिटी के हिसाब से कितना वहाँ पे मानो विंड मिल है या सन का एनर्जी है, या आप कह सकते हो और भी ऐसी जो एनर्जियाँ हैं जहाँ से कि आपका नुकसान नहीं होता है एनवायरनमेंट को, उसको आप रिन्यूएबल एनर्जी कहते हैं। तो वहाँ से कितना प्रोडक्शन हमने किया है तो वो उसके हिसाब से यहाँ पर डाटा आपको दिया है। थोड़ा सा फटाफट से आगे बढ़े हम। तो कहा कि बेंगलुरु एयरपोर्ट वोटेड एज द बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट इन इंडिया एंड साउथ एशिया। कहा कि इन जो आपका बेंगलुरु में जो एयरपोर्ट है इंडिया का, वो इंडिया एंड साउथ एशिया की बात की जाए तो वहाँ पे बेस्ट एयरपोर्ट वो आया है सामने बन के। तो आपको पता है कि मैनेजमेंट बहुत अच्छा होगा। यहाँ पे देखो दिया भी हुआ है, यहाँ पे चेक इन्स की बात की जाए, अराइवल्स की बात की जाए, ट्रांसफर्स की बात की जाए, शॉपिंग्स की बात की जाए, या और भी चीज़ें हैं जैसे सिक्योरिटी है, इमिग्रेशन है, अरेंजमेंट्स हैं, इन सब के बेस पे जांच किया गया। तो जो स्टैंडर्ड्स आपके जो पाए गए हैं उसमें सबसे नंबर 1 पे बेंगलुरु जो एयरपोर्ट है उसको यहाँ पे रखा गया है साउथ एशिया में, और इंडिया में नंबर 1 पे आ गया। आपको पता है बेंगलुरु पूरा IT के लिए बहुत फेमस सेक्टर, बहुत फेमस शहर है। एंड बेंगलोर के बाद गुड़गांव की बात आती है, नोएडा की बात आती है IT सेक्टर में। और IT में क्या है, बहुत पैसा है। सारे बड़े बड़े जो होंगे जो बिजनेस पर्सन्स हैं या जो इंजीनियर्स हैं, जो टेक्नोक्रेट्स हैं, वो सब वहाँ पे आएंगे। तो एयरपोर्ट भी तो अच्छा होना चाहिए ना। ऐसा आप याद कर सकते हो जोड़ के चीज़ों को कि बेंगलोर एयरपोर्ट नंबर 1 पे है। क्यों? IT सेक्टर में बेंगलोर नंबर 1 पे है। एंड उसके बाद गुड़गांव और नोएडा की बात होती है तो वहाँ पर क्या होगा, बड़े बड़े टेक्नोक्रेट्स आएंगे, बिजनेस पर्सन्स आएंगे, तो अच्छी सुविधाएँ वहाँ पर देनी पड़ेंगी। तो गवर्नमेंट ने इस वजह से वो आपको वहाँ पर चीज़ें आपको दिखाई दे सकती हैं। तो थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन आपको दिया है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? दिल्ली में है। AAI आपको पता है जो सब कुछ ऑर्गेनाइज करती है, एयरपोर्ट से जुड़े हुए सारे काम, सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखती है। फटाफट से आगे बढ़ें। जो आपको मैंने पीछे कहा था कि जो आपका गोल्ड रिसाइकलिंग की बात की जाए तो दुनिया में आपका जो इंडिया का रैंक है वो आपका यहाँ पे 4th आपको दिखाई दे रहा है। जैसे मैंने पीछे यूज़ किया था कि यदि हम जो भी आपके गोल्ड मार्केट है, एक तो नया सोना आपने है ना बाई किया, और साथ में आपके पास जो पुराना सोना आपने कुछ उससे नए आपके ऑर्नामेंट्स बनवा दिए तोड़ मोड़ के, है ना, तो वो क्या है कि यूज़ कर दिया आपने उसको, तो वो वैसा जो प्रोसेस आप कह सकते हो, मान सकते हो कि अगेन यूज़ कर देना, चीज़ों को रिसाइकलिंग कर देना,
तो उसके हिसाब से डाटा चेक किया गया है और जो रिपोर्ट है वो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल आपकी जो रिपोर्ट है उनकी आपकी रिपोर्ट यहाँ पे दी गई है, जिसमें कि जो इंडिया का रैंक है सोने को जो आपका रिसाइकलिंग करने के बाद यूज़ करने में वो चौथे रैंक पे इंडिया गया है। उसके पहले भी यहाँ पे आपको दिया है, देखो कि सबसे पहले आपका जो चाइना है, जैसा कि आपने पीछे भी दिखा, एंड उसके बाद आपका यूएस हो जाता है, एंड उसके बाद आपका जो है वो आप कह सकते हैं इटली, उसके बाद सेकंड पे है और थर्ड पे यूएस है ना। चाइना, इटली, यूएस एंड इंडिया। चाइना, इटली, यूएस एंड इंडिया आपका 3 स्टार्टिंग है, चौथे पे इंडिया का। बट अच्छा है, टॉप 5 में भी यदि कोई देश आता है तो वो बहुत बेहतर दुनिया में काम कर रहा है, क्योंकि दुनिया में 196 के आसपास 196 के आसपास आप कंट्रीज मान सकते हो, तो आप 196 में से टॉप 5 में आ रहेगा तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और चाइना आप देखो, पीछे भी चाइना 1 पे था, यहाँ भी चाइना 1 पे है, तो चाइना अपने आप में यूएस को बहुत पीछे छोड़ रहा है। यहाँ पे यूएस थर्ड पे आ रहा है और पीछे भी यूएस सेकंड पे था, चाइना 1 पे था। तो आप देख सकते हैं कि आपका जो चीज़ें हैं, चाइना कैसे अपने चीज़ों को ओवरटेक करता जा रहा है दुनिया में। और 2030 से 31 में क्या होगा, चाइना ओवरटेक करेगा यूएस को जीडीपी के हिसाब से। ये भी काफ़ी टाइम से रिपोर्ट मार्केट में है कि चाइना ओवरटेक करेगा यूएस के जीडीपी को और सबसे बड़ा जीडीपी वाला कंट्री दुनिया बन जाएगा 2030 में। तो ये भी अपने आप में थोड़ा सा डाटा है। द गोल्ड रिफाइनिंग कैपेसिटी ऑफ इंडिया, वो भी आपको यहाँ पर दिया, हैज़ बीन इंक्रीज बाय 1500 टन से 500% आपकी बढ़ गई है एज कम्पेयर टू 2021 की बात की जाए तो इंडिया की जो कैपेसिटी है सोने को रिसाइकलिंग करने की 1500 टन की है, एंड जो कि 21 से लेकर अब तक कितनी हो गई, 500 गुना हो गई है। बहुत बड़ी, बहुत अच्छी बात है ये भी। और साथ में जो आपकी संस्था है उसका भी हेडक्वार्टर यहाँ पे दिया है कि उस संस्था का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, यूके में आपका, लंदन में आपका जो हेडक्वार्टर आपका है, जो कि 1987 में संस्था फाउंड हुई है। सीईओ का नाम भी डेविड टेट आपको यहाँ पे दिया गया है। फटाफट से आगे बढ़े, ये संस्था का हेडक्वार्टर आप याद रखें, बस इतना काफ़ी। ईयर कब बना है, ये एग्जाम में 99.9% नहीं पूछेगा, और यदि पूछा तो आप बता नहीं पाए। क्यों नहीं बता पाओगे, मैं आपको समझा देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे संस्थान हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं कहूँ कि यदि इंटरनेशनल संस्थान पे आते हैं तो 50 के आसपास या उससे भी ज़्यादा संस्थान हैं। आप किस किस के ईयर आप फाउंडिंग ईयर याद करेंगे, याद ही नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपकी ह्यूमन कैपेसिटी एक लिमिटेड तक है। जैसे मैं पीछे भी कह चुका हूँ कि जब पॉलिटी की बात करते हैं तो 395 मेन आर्टिकल हैं, जब अमेंडमेंट्स में जाते हैं तो 460-65 के आसपास आर्टिकल्स हो जाते हैं। तो 460-65 आपके आर्टिकल्स ह्यूमन कैपेसिटी नहीं है कि आप याद करो, चाहे वो आईएएस क्यों ना हो, चाहे वो यूपीएससी के अध्यक्ष क्यों ना हो। 450-395 आर्टिकल किसी को याद नहीं होंगे। जो इंपॉर्टेंट है, जो आते हैं, जो अच्छे हैं, वही याद करके एग्जाम्स क्वालिफाई होते हैं। फटाफट से आते हैं आगे, थोड़ा सा बढ़ाते हैं। सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा हुआ कुछ पॉइंट आपको यहाँ पर दिया है। तो कहा कि एक्स सुप्रीम कोर्ट जज रंजना प्रकाश देसाई इज न्यू प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया चीफ। कहा कि आपके जो सुप्रीम कोर्ट की पुरानी आपकी जज रही हैं तो उनका कुछ अभी उनको कोई डिपार्टमेंट सौंपा है, तो वो यहाँ पे आपको दिया गया है। एंड कौन सा डिपार्टमेंट है, देखो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की वो चीफ बन गई हैं। कौन, क्या नाम है मैम का, देखो रंजना प्रकाश आपका देसाई जो हैं, ये नाम है मैम का, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की चीफ बन गई हैं। एंड साथ में आपका क्या थी, वो एक्स सुप्रीम कोर्ट जज रही हैं, पीछे सुप्रीम कोर्ट में जज रही हैं। अपने आप में बहुत बड़ी बात है, सुप्रीम कोर्ट में जज होना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है ना। सुप्रीम कोर्ट में आप जज मिल जाए। आप सोचिए कि इंडिया का जो सबसे बड़ा कोर्ट है, जहाँ पे आपके 34 जजेस अभी प्रेजेंट टाइम में जो 33+1 की संख्या आपकी मौजूद है, 34 जजों में आप वहाँ पे बैठे होंगे, तो बहुत बड़ा अपने आप में ही बात होता है। जो भी सुप्रीम कोर्ट डिसीजन सुनाता है इंडिया में वो मानना ही पड़ता है, चाहे गवर्नमेंट है, चाहे कोई स्टेट गवर्नमेंट है, चाहे कोई आम आदमी है, चाहे कोई बिजनेसमैन है, सभी को वो स्टेटमेंट माननी पड़ेगी जो भी सुप्रीम कोर्ट में सुनाया गया है। आते हैं, समझते हैं पॉइंट क्या। फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई 72 ईयर्स हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। तो आपको जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है उसकी वो अध्यक्ष बन गई हैं, जो मैम आपकी हैं रंजना देसाई। आगे समझते हैं क्या दिया है। सी सक्सेड फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस सी के प्रसाद हु हैड द ऑफिस फ्रॉम 2014 टू 2022। का इससे पहले कौन थे, सी के प्रसाद आपके जो बैठे हुए थे इस पद पे 14 से लेकर 22 तक वो बैठे थे, अभी मैम वहाँ पे बैठेंगी। एंड ये भी आपके जो थे सी के प्रसाद साहब, ये भी सुप्रीम कोर्ट से ही जुड़े हुए थे। आगे फटाफट से बढ़ा रहे हैं। शी बिकेम द फर्स्ट वुमन चेयरपर्सन ऑफ प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। वो आपकी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष बनेंगी। जैसा कि आपको पता है कि अभी प्रेसिडेंट के लिए चुनाव होना है ना, तो उसके लिए भी आपका डेट्स कुछ आ चुकी हैं। आपकी 18 जुलाई के आसपास जो है आपका प्रेसिडेंट राष्ट्रपति चुनाव होने की संभावना है। उसमें बीजेपी ने अपना कैंडिडेट जो है वो घोषित कर दिया है। द्रौपदी मुर्मू को
आपका जो बीजेपी ने अपने साइड से राष्ट्रपति बनने के लिए नॉमिनेट किया है। एंड विपक्ष जो है, कांग्रेस जो है, उनकी साइड से यशवंत सिन्हा जो है उनको राष्ट्रपति बनने के लिए नामित किया गया है। तो ज़्यादा चांस तो द्रौपदी मुर्मू के ही हैं, क्योंकि आपका जो सत्ता में पार्टी होती है, अभी सत्ता में बीजेपी है, तो जिस पार्टी जो सत्ता में होती है उसके पास सबसे ज़्यादा एमएलए एमपी होते हैं, वो आसानी से अपना जो कैंडिडेट है उसको जिता पाती है। तो राष्ट्रपति बनने के जो चांस हैं, जो बीजेपी की कैंडिडेट है मैम आपकी द्रौपदी मुर्मू, काफ़ी उनकी भी एज है 70 के आसपास, तो वो भी एक नया अभी न्यूज़ चल रहा था, वो भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना कि बीजेपी ने किसको बनाया है, नॉमिनेट किया है द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनने के लिए, अपनी साइड से नॉमिनेट किया है। और वही जीतेंगी, 99% वही जीतेंगे, क्योंकि बीजेपी के पास क्या है, सत्ता में ज़्यादा एमपी एमएलए हैं एज कम्पेयर टू कांग्रेस के कंपेयर में देखा जाए तो। फटाफट से आगे आ रहे हैं थोड़ा सा। शी वाज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम 2011 टू 2014, 2011 से 14 तक वो जज थी। शी आल्सो हेडेड द डीलिमिटेशन कमीशन ऑन जम्मू एंड कश्मीर। डीलिमिटेशन कमीशन आपको एक यहाँ पर टर्म दिया है, थोड़ा सा मैं आपको समझा दूँ क्या है। जैसा कि आपको पता है कि अभी डीलिमिटेशन कमीशन इंडिया की बात करें तो 2026 में बैठना है, तो मीन्स इंडिया में जो आपकी लोकसभा की सीटें हैं और जो विधानसभा की सीटें हैं उनका क्षेत्र बढ़ाना है या घटाना है, कितनी सीटों की संख्या बढ़ानी है घटानी है, वो चेक करता है क्या, डीलिमिटेशन कमीशन चेक करता है कि भाई कितना आपकी लोकसभा की सीटें बढ़ेंगी या विधानसभा की सीटें बढ़ेंगी। तो अभी 26 में ये होना है इंडिया में, तो अभी जम्मू कश्मीर में पीछे हुआ था, तो उससे जुड़ा रही थी मैम आपकी। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। डीलिमिटेशन कमीशन क्या होता है, जो बाउंड्री को बढ़ाने घटाने के लिए जो कमेटी होता है उसको आप कहते हैं। संख्या जो है, लोकसभा में कितने एमपी बैठेंगी उसकी जो संख्या है तो वो बढ़ाई जाएगी, 26 में ये अगेन कमीशन बैठेगा। फटाफट से थोड़ा सा आगे बढ़ा दें। उसके बाद नेक्स्ट आपके सामने पॉइंट देखते हैं क्या आपको दिया है। एक अपॉइंटमेंट आपको दिया है एंड आपके जो अपॉइंटमेंट है वो पीएम के रूप में यहाँ पे अपॉइंटमेंट आपको दिखाई दे रहा है। सोमालिया देश के नए आपके प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। कौन बन गए हैं? हमजा अब्दी बारे जो पर्सन है वो आपके पीएम बन गए हैं सोमालिया देश के। मैं पहले भी कह चुका हूँ, जो भी अपॉइंटमेंट है वो एग्जाम में आपको आना ही आना है, चाहे वो पीएम है, चाहे प्रेसिडेंट है, चाहे कोई एम्बेसडर है, चाहे कोई गवर्नर है, तो वहाँ से कुछ आपको दिखाई देने के बहुत ज़्यादा चांस हो जाते हैं। तो अपॉइंटमेंट आपको ध्यान रखना है कि पीएम है प्रेसिडेंट के, पीएम है या प्रेसिडेंट है तो कौन से देश के हैं, क्या नाम है, इतना काफ़ी है। बाकी तो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दिया है, चाहे तो आप पढ़ सकते हैं कि कितनी वोटों से जीते, कौन से पार्टी से जुड़े हुए हैं, कौन से विपक्ष में थे, क्या हुआ, पीछे कहाँ कहाँ उन्होंने काम किया है, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स में, वो सब बातें इन्फॉर्मेशन कभी भी एग्जाम में नहीं आती है। तो आपका बस यहाँ से काम बन जाएगा। देखो जितना हमें सफिशिएंट हो जाए उतना हमें पढ़ना चाहिए। ये नहीं देखो कि हम सब कुछ पढ़ लेंगे, सब कुछ हम नहीं पढ़ सकते। क्यों? हमारी औकात नहीं है, कैपेसिटी नहीं। क्यों नहीं है? देखो कि आपको मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ कि जो आपका पीएचडी करते हैं, डॉक्टरेट करते हैं किसी भी सब्जेक्ट में, आप किसी भी सब्जेक्ट छोड़ो, एक आप कह सकते हैं कि जैसे इकोनॉमी है, बहुत बड़ा आपका सब्जेक्ट है। इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है, महंगाई है, महंगाई पे आपका बस महंगाई पे इन्फ्लेशन में 5 साल आपका पीएचडी हो जाता है। तो हर एक चीज़ बहुत वास्ट है, बहुत वास्ट है। जो आप सिंपल इक्वेशन समझते हो, x + 3y = 17 और x - 2y = 18, ये भी आपको मैं कहूँ कि ये भी आपका जो, यदि कोई भी आपका मैथ्स का टॉपिक है तो वो भी अपने आप में बहुत वास्ट है। फिजिक्स का टॉपिक है वो भी अपने आप में बहुत वास्ट है। सब कुछ आप और हम नहीं कर सकते हैं। हमारी एक क्षमता है, ह्यूमन कैपेसिटी, जैसा मैंने पीछे कहा। तो हमें उतना पढ़ना है जितने से हमारा काम अच्छे से बन पाए, और जो हमारा काम का नहीं है उसको साइड हटा देना है। फटाफट से आते हैं आगे तो समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या दिया हो। यहाँ पर भी एक अपॉइंटमेंट आपको दिया है, प्रेसिडेंट आपके बने हैं एंड कोलंबिया देश के आपके जो राष्ट्रपति हैं वो बन गए हैं। कौन बन गए? देखो गौस्तावो पेट्रो नाम से जो पर्सन है वो राष्ट्रपति बन गए हैं कोलंबिया के। इतना मोर देन सफिशिएंट। देश का नाम, देश के राष्ट्रपति बने हैं या पीएम बने हैं, इतना काफी। जहां पे अच्छा पॉइंट होगा मैं आपको समझा दूंगा, बता दूंगा। समझते हैं क्या है नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या है। तो यूएन में आपके परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव के रूप में एक पर्सन का अपॉइंटमेंट हुआ है इंडिया की साइड से, वो यहाँ पे आपको दिया है। रुचिरा कंबोज अपॉइंटेड परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूएन। तो ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है, इसको थोड़ा सा मैं नीचे आपको समझाता हूँ। इंडियन एम्बेसडर टू भूटान रुचिरा कंबोज हैज बीन अपॉइंटेड एज द परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू यूएन। यूनाइटेड नेशन से जो भी जुड़ा हुआ मुद्दा है उसको आपको अच्छे से समझना है, अच्छे से पढ़ना है, याद रखना है। जैसा मैंने पीछे कहा, यूएन है, वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है, ये जितने बड़े बड़े संस्थान है, आसियान है, सार्क है, ये सब में कुछ भी होता है तो आपको थोड़ा सा समझना है और उसको याद रखना है। तो कहा इंडिया की साइड से रुचिरा कंबोज को परमानेंट आपका रिप्रेजेंटेटिव बनाया है इंडिया ने। कहाँ पे? यूनाइटेड नेशंस में।
और भी पॉइंट समझते हैं क्या है। शी हैज़ जॉइंड द इंडियन फॉरेन सर्विसेज इन 1987, वाज द ऑल इंडिया वुमेन्स टॉपर ऑफ द 1987 सिविल सर्विस बैच एंड द टॉपर ऑफ द 1987 फॉरेन सेक्रेटरी बैच। कहा कि देखो वो 1987 के आसपास आईएफएस में ज्वाइन हुई थी मैम, एंड अपने जो बैच था उसमें टॉपर थी वुमेन्स में, एंड तो आज अपने आप में बहुत अच्छी बात थी। और साथ में फॉरेन सर्विस बैच था जो था उसमें भी वो टॉपर रही थी मैम उस टाइम पे जब उन्होंने ज्वाइन किया था डिपार्टमेंट को। शी वर्कड इन पेरिस as the third secretary in the Indian embassy to France from 1989 to 1991। साथ में वो फ्रांस में भी इंडिया के साइड से वो एम्बेसडर रह चुकी हैं पीछे। साथ में शी वाज आल्सो पोस्टेड एज एम्बेसडर टू यूनेस्को पेरिस इन 2014। तो यूनेस्को के साइड से भी, यूनेस्को से भी जुड़ी रही है वो, यूनेस्को और इंडिया से भी वो आपका जो बीच में एक बांध का काम उन्होंने किया और दोनों के बीच में इंडिया की साइड से वो यूनेस्को में उन्होंने पार्टिसिपेट किया और एज ए मेंबर वो रही हैं वहाँ पे। तो यूनेस्को का भी एक्सपीरियंस है, फ्रांस में एम्बेसडर का भी एक्सपीरियंस है, और आईएएस का जो आपका आईएफएस का जो पद है वो काफ़ी टाइम से वो उन्होंने संभाला है। तो यूएन में अभी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बन गई हैं। कौन आपकी बन गई है? रुचिरा कंबोज जो पर्सन है 1987 बैच की वो आईएफएस रही है, आईएएस नहीं है, आईएफएस से ध्यान रखना है थोड़ा सा आपको। फटाफट से आते हैं आगे थोड़ा सा। तो कहा कि आरबीआई पेमेंट विजन 2025 सीक्स 3-4 जंप इन डिजिटल पेमेंट्स। कहा देखो आरबीआई जो है या सभी देश जो भी है या सभी देशों की सेंट्रल बैंक्स जो है वो चाह रही हैं कि जो डिजिटल पेमेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए, एंड चेक्स और डीडीज़ का यूज़ होना बहुत कम हो गया। यहाँ पे दिया भी है शायद, देखो यहाँ पे आपको चेक्स का कुछ शायद डाटा यहाँ पे आपको दिया होगा कि जो चेक्स हैं बहुत ही कम हो यूज़, 0.25% से भी कम यूज़ हो रहे हैं। देखो यहाँ पे आपको दिया है चेक्स पेमेंट बाय चेक्स इज 0.25%, बहुत कम पेमेंट चेक से होती है। क्योंकि चेक बनाएंगे आप, साइन करेंगे, बैंक में जाएगा ना, 2-3 दिन में पास होगा। आप क्या है, आप तो आईएमपीएस आपके पास है, यूपीआई आपके पास है ना, आप तो धनातन बस क्या किए, बस बटन दबाइए, अपना जो आपका जो ओटीपी है वो डालिए, साथ में आपका जो एमपिन है वो डालिए, 1 मिनट में पेमेंट आपके बिजनेस पर्सन के पास, आपके बिजनेस पार्टनर के पास पहुंच जाएगी। 1 सेकंड में आपके पास पेमेंट आ जाएगा, लेस देन 1 मिनट, 30-25 सेकंड में आपके पास पेमेंट आ जाता है। तो आप क्या है, डिजिटल सब कुछ हो रहा है, तो चेक्स का यूज ही क्या है ना, तो यूज ही क्यों करना है उसको। तो इस वजह से क्या है, बहुत ही कम चेक्स का यूज हो गया है, 0.25% से भी कम। तो जो आपका डिजिटल पेमेंट है उसको आरबीआई बढ़ा रही है। क्या देखो डिजिटल पेमेंट के बारे में उन्होंने बात की, ई पेमेंट फॉर एवरीवन एवरीवेयर एंड एवरी टाइम। मीन्स आप ऑनलाइन कभी भी किसी को पैसा भेज सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं, कहीं भी दे सकते हैं, कभी किसी भी समय दे सकते हैं। तो डिजिटल पेमेंट का फ़ायदा है उसको बढ़ाया जा रहा है। और यूपीआई जो पेमेंट है उसमें भी ग्रोथ आपकी देखी गई, 50% ग्रोथ आपकी यूपीआई में। और यूपीआई क्या है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूपीआई का फुल फॉर्म आपको एग्जाम में आ सकता है, तो ध्यान रखना कि यूपीआई क्या है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस की एग्जाम बैंक के एग्जाम में हो सकता है पूछ रहे यूपीआई क्या होता है, फुल फॉर्म बताइए आप, तो ऑप्शन में आपको दिया होगा वहाँ पे। फटाफट से थोड़ा सा आगे बढ़ जाए। तो यहाँ पे थोड़ा सा आगे हम बढ़ गए हैं। तो कहा कि फिच रिवाइज रेटिंग आउटलुक ऑन 9 इंडियन बैंक्स फ्रॉम नेगेटिव टू स्टेबल। कहा कि जो फिच आपकी संस्था है, एक बहुत बड़ी संस्था है, बहुत बड़ी कंपनी है जो कि जो बैंक्स को या कंपनीज को रेटिंग्स प्रोवाइड करती है, जिससे आपका जो इकोनॉमी है उसका आइडिया होता है कि इकोनॉमी अच्छा है कि थोड़ा सा डाउन है। तो फिच ने जो आपके 9 इंडियन बैंक्स हैं उनकी जो आपकी जो एक कंडीशन थी पहले नेगेटिव दिखाई हुई थी, अभी उसको स्टेबल दिखा दिया है। तो अपने आप में थोड़ा सा पॉजिटिव एक पॉइंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है इंडियन इकोनॉमी से जुड़ा हुआ। तो फिच ने कहा कि जो आपके 9 आपके बैंक्स थे वो थोड़ा सा भी स्टेबल फॉर्म में आ रहे हैं। एंड उनमें कौन कुछ बैंक के नाम है आपको यहाँ पे दिए, एसबीआई है, आईसीआई बैंक है, एक्सिस है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, साथ में बैंक ऑफ इंडिया है, आपका पंजाब नेशनल बैंक है, यूनियन बैंक है, सभी जो है अभी स्टेबल फॉर्म में आ रहे हैं। ऐसा जो फिच आपके जो संस्था है उन्होंने ऐसा कहा है। और फिच क्या है, बहुत बड़ी संस्था है जो कि बैंक्स को स्टडी करती है, कंपनीज को स्टडी करती है और देशों की जीडीपी को स्टडी करती है। तो थोड़ा सा पॉजिटिव आपकी न्यूज़ है इंडिया के रेस्पेक्ट से हम देखा जाए तो। फटाफट से थोड़ा सा आगे आते हैं। तो कहा कि ऑस्ट्रेलिया जो है उन्होंने कुछ पैसा दिया है, किसको पैसा दिया है, श्रीलंका देश को पैसा दिया है। कितना पैसा दिया है, 50 मिलियन आपके जो है वो दिए हैं।
तो जैसा कि मैं पीछे आपको समझा चुका हूँ, एक वीडियो मैंने शूट भी किया था, श्रीलंका इकोनॉमिक क्राइसिस कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या उन्होंने सही नहीं किया, जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं क्या उनको कदम उठाने चाहिए थे, क्या नहीं उठाए, ये सब उस वीडियो में मैंने आपको समझाया था। तो यहाँ पे हमने भी कुछ पैसा उनको दिया है एंड 2 से 2.5 बिलियन यूएसडी के आसपास हम दे चुके हैं। अभी 50 मिलियन दिया है, हम उन्होंने मिलियन में दिया है, हमने बिलियन में दे चुके हैं। 2 से 2.5 बिलियन इंडिया जो है आपका दे चुका है आपका श्रीलंका को। ध्यान रखना है थोड़ा सा आपको कि हम काफ़ी पैसा उनको दे चुके हैं इंडिया जो है, क्योंकि इंडिया का पड़ोसी देश है, इंडिया चाहता है अच्छे संबंध हमारे बने और चाइना को थोड़ा सा हम ओवरटेक कर पाए, है ना। तो कहा कि 50 मिलियन आपका जो आपका यूएसडी है वो आपको ऑस्ट्रेलिया के को दिया, श्रीलंका को दिया, ताकि जो उनके फूडिंग का दिक्कत है, जो आपका फर्टिलाइजर्स का दिक्कत है, जो भी ऐसी चीज़ों की समस्या उनको हो रही है, तो वो सब उनकी ख़त्म हो जाए। इस मुद्दे पर मैं पहले भी बहुत सारी बातें आपको समझा चुका हूँ कि क्या हो सकता था, क्या हो चुका है, क्या होने की संभावना थी। फटाफट से आगे बढ़े। ओएनडीसी जो आपकी संस्था है एंड जो आपका नाबार्ड है, दोनों ने कुछ टाइप किया है, जॉइन हैंड किया है। किस मुद्दे पे? जो एग्रीटेक है, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है और जो ई कॉमर्स है एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ, उसको आगे बढ़ाया जाएगा। नाबार्ड आपको पहले भी शायद मैंने 1-2 बार आपको बताया है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये आपका कंप्लीट नाम है। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ कि बहुत बार एग्जाम में आपको दिखाई देगा। नाबार्ड आपको ध्यान रखना, नाबार्ड बहुत बड़ा संस्थान है इंडिया में, आरबीआई के बाद में। जो आपका एग्रीकल्चर, आरबीआई तो पूरे इंडिया को मैनेज करती है, बट नाबार्ड जो है खेती को देखता है, एग्रीकल्चर सेक्टर को पूरा ध्यान देता है और जो भी बढ़ाना है उसमें जो भी चीज़ें आपको अच्छी दिखाई देती है, नाबार्ड का बहुत बड़ा योगदान उसमें है। तो नाबार्ड ने, और एक संस्था है, कंपनी है ओएनडीसी, उन्होंने आपका एमओयू साइन किया ताकि एग्रीकल्चर सेक्टर में ई कॉमर्स को बढ़ाया जाए। कुछ और पॉइंट समझते हैं यहाँ पे क्या दिया है। Open Network for Digital Commerce has joined hands with National Bank for Agriculture and Rural Development to activate e-commerce in the agriculture domain। कहा कि देखो खेती में हम ई-कॉमर्स को लेके आए। ई-कॉमर्स आपको पता है क्या होता है कि ऑनलाइन आपका जो है मार्केटिंग होना, अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है और भी जो ऐप्स हैं, वेबसाइट है, वहाँ पे जाके किसान अपनी चीज़ों को बेच पाएँ, वहाँ से खरीद पाएँ, आसानी से चीज़ें आसान हो पाएँ, मंडी में यहाँ पे वहाँ पे उनको धक्के ना खाने पड़े, कन्वीनियंट चीज़ें हो जाए, वही ई कॉमर्स आपका चीज़ें आपके पास। पहले क्या था आपके पास? पहले आपको कोई सामान चाहिए, मान लो आपको फ़ोन चाहिए, फ़ोन आकर फिर आप दुकान में जाओगे, वहाँ पे जाके वो दिखाएगा आपको 10 फ़ोन दिखाएगा, ये इतने का है, ये इतने का है। अब आपके पास क्या है? अब आपके पास अमेज़ॉन है, अमेज़ॉन पर जाएंगे आप, 10 फ़ोन आप देख लेंगे 5 मिनट के अंदर और जो मन पसंद करेगा वो आप ऑर्डर कर देंगे, आपके पास 2 दिन के अंदर वो आपके पास पहुँच जाएगा। यही ई कॉमर्स का फ़ायदा है। तो किसानों के लिए भी तो होना चाहिए नहीं? ऐसा तो है नहीं कि कॉमन आदमी ही फ़ायदा उठा पाए। तो कहा जो सीड्स हैं उनके या फर्टिलाइजर्स हैं या उनकी इक्विपमेंट्स हैं या उनको अपना गेहूं बेचना है या धान बेचना है, तो वो सब भी तो हो सकता है ना उसके माध्यम से। वही सब का यहाँ पे प्रयास किया जा रहा है। आपको पता है कि ई नाम से भी एक जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनका इनिशिएटिव चल रहा है, जिसमें कि आपका इलेक्ट्रॉनिक एक आपका नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट बनाया गया है, जहाँ पे चीज़ें कर सकते हैं किसान, ऐसा सब। तो थोड़ा सा और समझते हैं क्या पॉइंट आपको दिया। एम क्या है? टू प्रमोट डेवलपमेंट of innovative solution that are likely to aid adoption of e-commerce in the agriculture domain। कहा कि देखो जो खेती का सेक्टर है वहाँ पे नए नए आइडियाज़ आपके जो है वो हम लेके आए, या जो इंजीनियर्स है, टेक्नोक्रेट्स है, वो लेके आए, साथ में ई कॉमर्स को मजबूत और ज़्यादा हम बनाने की सोच रहे हैं खेती के सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में, ताकि किसानों को सुविधा पहुँचे। और जो किसानों को सुविधा पहुँचेगी, आसानी होगी, तो उससे क्या होगा? सब कुछ आसान होगा, क्योंकि फूडिंग के बिना तो कुछ भी नहीं है। आप खाना तो खाएंगे खाएंगे, आपको 2 टाइम तो खाना चाहिए ना, और कुछ को तो 3 टाइम 4 टाइम चाहिए ना, जो ज़्यादा खाते हैं ना। हम तो थोड़ा कम ही खाते हैं, आपको पता है। हम आते हैं फटाफट से आगे, ये थोड़ा हंसी मजाक की बातें होंगी, फटाफट से वापस आते हैं। कहा कि आरबीआई एक्सटेंड्स डेट फॉर इम्प्लीमेंटिंग ऑफ प्रोविजंस कंसर्निंग कार्ड इशुएंस। कहा कि जो आरबीआई ने कुछ गाइडलाइंस की डेट उन्होंने दी थी उसको बढ़ा दिया है। एंड जो डेट दिया था, किससे जुड़ा हुआ डेट था? वो जो कार्ड्स होते हैं, डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड, उनसे जुड़ा हुआ कुछ आपका गाइडलाइंस था, तो उनकी जो डेट थी उसको बढ़ा दिया गया। कितना, कौन सी डेट थी? 1 जुलाई 2022 थी, अभी डेट क्या हो गई है? 1 अक्टूबर 2022 हो गई है। क्या है, किसकी डेट है? आरबीआई ने डेट को एक्सटेंड किया है। किन चीज़ों की डेट है? जो क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, उनके इशुएंस के जो गाइडलाइंस हैं उनको यहाँ पे एक्सटेंड किया गया है। समझते हैं पॉइंट यहाँ पे क्या दिया।
The Reserve Bank of India has notified that it has extended the timeline for implementation of a few provisions under its market directions on credit card and debit card issuance. तो उनकी जो गाइडलाइंस थी, उनकी जो डेट थी, उसको बढ़ा दिया गया है। साथ में और भी कुछ बातें दी हैं। प्रोविजंस कार्ड इशूअर्स शैल सीक OTP बेस्ड consent from the card holder for activating credit card. If consent is not received, then card issuer shall close the credit card account without any cost. कहा कि देखो यदि कोई नहीं आपका जो वहाँ से आपका जो सर्विस नहीं चाहिए किसी को, तो आप कार्ड को बंद कर दीजिए, ब्लॉक कर दीजिए, एंड यदि कोई रिस्पॉन्स दे रहा है तो उसको आप ऑन कर सकते हैं। ऐसा कुछ यहाँ पे गाइडेंस यहाँ पे दिया गया है। उसकी थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपकी यहाँ पे थी। फटाफट से आते हैं आगे। तो कहा कि साउथ इंडियन बैंक लॉन्चेस एग्जिम ट्रेड पोर्टल सिब TF ऑनलाइन। साउथ इंडियन जो बैंक है उन्होंने एक एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो बिजनेस व्यापार से जुड़ा हुआ एक ऑनलाइन आपका जो एक कह सकते हैं प्लेटफॉर्म डिज़ाइन किया, उसका नाम दिया है सिब TF ऑनलाइन। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको बड़ा बड़ा आपको दिखाई दे रहा है। तो अब इससे क्या होगा, तो यहाँ पे दिया है कुछ नीचे बातें। दिस पोर्टल प्रोवाइड्स ए प्लेटफॉर्म फॉर ट्रेड रिलेटेड पेमेंट्स टू फॉरेन एंटिटीज रिमोटली। कहा इसके माध्यम से पेमेंट हो पाएगी बहुत अच्छे से, आसानी से, जो बहुत दूर विदेशों में कोई आपके जो बिजनेसमैन है, पर्सन से बैठे हुए हैं, तो उनको आसानी से पेमेंट हो पाएगा। द बैंक लॉन्च सिब TF ऑनलाइन इन फेजेस। इसको भी कई फेज में यहाँ पे आपका ये लॉन्च करेंगे। फेज का मीन्स ये है कि कितने देशों के लिए, मान लो कि 196 कंट्री, मैंने जैसे मोटा मोटा कहा कि 196 के आसपास आप मोटा मोटा मान लेते हो कंट्री। वैसे कंट्रियों की संख्या एक दो बढ़ती या कम हो जाती है, क्योंकि बाउंड्रीज चेंज हो रही है, कोई आज़ादी मांग रहा है, कोई ये मांग रहा है ना। अभी बारबाडोस आपने सुना था, बारबाडोस नया आपका जो कंट्री बन गया था, यूके ने उसको छोड़ दिया था। 500 400 500 साल यूके ने उस पर शासन किया था। तो मैंने कहा कि आपकी जो कंट्रीज़ की संख्या है दुनिया में थोड़ा सा कम ज़्यादा भी हो सकती है। क्या मैंने कहा कोई आज़ादी मांग रहा है, कोई कहीं पे कुछ हो रहा है, तो बहुत सारी बातें हैं। तो कहा कि फेज़ में उसको लेके आएंगे कि कितने देश, मानो 10-20 देशों के लिए स्टार्ट किया, उसके बाद सेकंड फेज़ में मानो आपकी कंट्री की संख्या बढ़ा दिया। तो ऐसी यहाँ पे चीज़ें होंगी। फटाफट से आगे बढ़ा दें, उसके बाद समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या दिया हुआ है। तो कहा कि फ्रीओ स्टार्ट्स ऑफरिंग सेविंग अकाउंट विद इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। आपकी जो कंपनी है फ्रीओ नाम से, वो आपकी उन्होंने टाइप किया है किसके साथ, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ टाइप किया है, जिससे कि वो सेविंग्स अकाउंट जनता के ओपन कर पाएंगे। पता है आपको कि जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी होती हैं, छोटी संस्थाएं होती हैं, उनके पास ये शक्ति नहीं होती है, पावर नहीं होती है कि वो आपका सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट ओपन कर सकें। वो कुछ अमाउंट में आपसे पैसा ले सकते हैं, FDs के फॉर्म में, RDs के फॉर्म में, या साथ में आपके जो लोन्स है वो भी बहुत कम अमाउंट की आपको देंगे। तो सारी जो आपकी सेवाएं हैं वो बैंक्स के पास तो होती हैं, बट नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के पास नहीं होती। तो वहीं यहाँ पे आपका जो प्रयास किया गया है इस कंपनी के द्वारा, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक है, उनके साथ मिलकर यहाँ पे सेविंग्स अकाउंट जनता को वो देंगे, ऐसा उन्होंने कोशिश की है यहाँ पे। साथ में कुछ और बातें यहाँ पे दी हैं। द डिजिटल सेविंग्स अकाउंट हैज़ बीन इंटीग्रेटेड विद इक्विटास इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द फ्रीओ सेव ऐप। तो उनका अपना ऐप है, तो वहाँ से भी आपका जो कंपनी के साथ टाइप हो रहे हैं, तो आपस में जो ऐप पे सर्विसेज बढ़ाई जाएंगी, सेवाएं बढ़ा दी जाएंगी। जो फ्रीओ कंपनी है उसके वो जो को फाउंडर हैं कौन है, अनुज काकेड नाम से जो पर्सन है, वो संस्थापक हैं इस कंपनी के, को संस्थापक हैं, सह संस्थापक आप कह सकते हैं, को फाउंडर है वो। फटाफट से आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, समझते हैं क्या आपको दिया हुआ है। तो एक और स्मॉल फाइनेंस बैंक है, उससे जुड़ा हुआ कुछ आपको पॉइंट यहाँ पे दिया है। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक है, बहुत अच्छा छोटा सा बैंक है, उसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिया है। कस्टमाइजेबल क्रेडिट कार्ड LIT, उन्होंने एक क्रेडिट कार्ड्स को स्टार्ट किया है, इशू करने के लिए आपकी चीज़ें स्टार्ट की हैं, उसका नाम यहाँ पे दिया है। उसको भी यहाँ पे देखो आगे कंप्लीट नाम आपको दिया है, LIT का भी नाम आपको आगे दिया है, क्या है, लाइव इट टुडे, है ना। तो ऐसा कुछ यहाँ पे आपको LIV का इन्फॉर्मेशन भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो आपका कंप्लीट नाम आपको जहाँ पे है वो पता होना चाहिए आपको। तो थोड़ा सा नीचे पॉइंट समझते हैं क्या है। दिस क्रेडिट कार्ड ऑफर्स ए यूनिक वैल्यू प्रोपोर्शन टू कार्ड होल्डर्स। कहा कि इसमें क्या होगा, जो आपके जिनके पास कार्ड्स हैं उनको कुछ खास सुविधाएं, सेवाएं यहाँ पे दी जाएंगी, जो बैंक है वो यहाँ पे कुछ ऑफर करेगी। साथ में कुछ और पॉइंट यहाँ पे दिए हैं, कार्ड होल्डर्स कैन चूज द फीचर्स एंड टाइम पीरियड अकॉर्डिंग टू देयर विशेस। अपनी इच्छा के हिसाब से जो समय है, चीज़ें हैं, पेमेंट कितने टाइम पे करनी है, वो सब यहाँ पे वो चुन सकते हैं जिनका कार्ड यहाँ पे है। तो द AU0101 ऐप का नाम है, जहाँ से ये चीज़ें सारी आपकी जो सेवाएं हैं बैंक की आप पा सकते हो। कार्ड होल्डर कैन ट्रैक देयर सेविंग्स अर्निंग डेली टू मैक्सिमाइज देयर बेनिफिट्स। कहा कि देखो आप जो पैसा कमाते हो वो बचाना भी चाहिए आपको, है ना, सेविंग्स करनी चाहिए, तो उसको आप कैसे बढ़ा सकते हो, पैसा कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बचा सकते हो, उसमें भी यहाँ पे कुछ आपको चीज़ें दी जाएंगी।
क्योंकि देखो पैसा कमाना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसा बचाना भी आवश्यक होता है। क्योंकि जैसे कोविड का समय आपने देखा, कोविड के समय पे क्या था कि आपके पास जो सेविंग्स थी वो काम आई आपकी। तो वही यहाँ पे दिया है कि कैसे आप मैक्सिमम आपको सेविंग्स को बढ़ा सकते हैं, पैसे को बचा सकते हैं, वो भी यहाँ से कुछ आपको चीज़ें आपको बताई जाएंगी और जिससे आप ज़्यादा पैसा बचा पाएंगे। कुछ यहाँ पे और भी कुछ बातें दी हैं। कार्ड होल्डर्स कैन गेट द बेस्ट ऑफ बोथ कैशबैक्स एंड रिवार्ड्स पॉइंट बाय यूजिंग द फीचर्स। यहाँ पे आपको पॉइंट्स भी दिए जाएंगे जिससे आप बाद में चीज़ों को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं या कोई शॉपिंग कर सकते हैं। आपको पता है कि बहुत सारे साइट्स पे आपको पॉइंट्स दिए जाते हैं जिससे आप बाद में कुछ फ़ायदा उठा सकते हैं। फटाफट से आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, देखते हैं क्या आपको दिया है यहाँ पे। तो कहा कि कर्नाटक बैंक है उनसे जुड़ा हुआ कुछ आपको यहाँ पे दिया है। तो कहा कर्नाटक बैंक लॉन्चेस वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस फॉर अकाउंट ओपनिंग। कहा कि देखो बहुत अच्छा कदम एक स्टार्ट किया है कि जो आपका अकाउंट ओपन करना है तो आपको जाना नहीं पड़ेगा, आपका बैठे बैठे घर में बैठे बैठे आपका सेविंग अकाउंट आपका ओपन हो जाएगा। बहुत बड़ी बात है, शायद अपने आप में पहला ऐसा यूनिक ये कदम होगा कि आपके घर पर बैठे बैठे सेविंग अकाउंट आपका बैंक में ओपन हो जाएगा। क्योंकि आपको जाना पड़ता है, डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ते हैं, उसके बाद जांच होती है, वेरीफाई होते हैं बैंक में, उसके बाद 2-3 दिन हफ्ता लग जाता है आपका अकाउंट ओपन होते होते। बट यहाँ पे क्या है, आप बैठे हुए हो, आपने वीडियो कॉल किया, उसके माध्यम से सब कुछ चेक कर दिया, 1 घंटे में जो बैंक के ऑफिसर्स हैं आपका जो अकाउंट है वो स्टार्ट हो गया। बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो कहा कि वीडियो के माध्यम से आपका क्या होगा, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस किया जाएगा जिससे कि आइडेंटिफाई होगा कि हाँ पर्सन वही है, उसके डॉक्यूमेंट सही हैं और यदि सही है तो उसका जो आपका अकाउंट है वो ओपन हो जाएगा बड़ा आसानी से वहीं बैठे बैठे। तो बहुत बढ़िया यहाँ पे ये जो बहुत बढ़िया अपने आप में यूनिक टाइप में आप कह सकते हैं जो चीज़ें हैं वो स्टार्ट की है। कौन से बैंक है, कर्नाटक बैंक है जिसने वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस को स्टार्ट किया है। ये थोड़ा सा आपको बैंक का नाम क्या है, कर्नाटक बैंक है, बस इतना आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। थोड़ा 1-2 पॉइंट नीचे देखते हैं क्या है आपको। दिस इज एंड टू एंड पेपरलेस डिजिटल प्रोसेस। जैसा कहा कि कोई आपको फोटो स्टेट नहीं करवानी, आधार कार्ड की फोटो स्टेट नहीं चाहिए, पैन कार्ड की नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। यहाँ पे क्या है, आप बस दिखाओ कि ये हमारा यूआईडी कार्ड है, ये आप कैमरे के सामने ऐसे दिखाया और सब कुछ आपका वहीं पे हो जाएगा। तो बहुत बढ़िया काम है। तो कहा कि जो टर्न अराउंड टाइम है वो आपका अकाउंट ओपन करने में जो क्या है वो कम हो जाएगा। जैसे मैंने कहा कि आप जाते हो ब्रांच में दिखाते हो, ये सब होता है, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन चेक होता है और मैंने कहा जैसे मोटा मोटा आपको 5 से 7 दिन लग जाते हैं अकाउंट ओपन होते हो। तो कहा कि ये जो टाइम है वो कम हो जाएगा क्योंकि आपका बैठे बैठे सब कुछ आपने 1 घंटे में उस ऑफिसर को दिखा दिया, उन्होंने चेक भी कर दिया कि हाँ वहाँ पे ऑनलाइन सब चीज़ों का जाँच हुआ कि आपका जो आधार कार्ड है, यूआईडी कार्ड है, पैन कार्ड है, वो सब सही है। तो आपका टाइम पे एट टाइम चीज़ें आपकी फटाफट से हो जाएंगी, टाइम कम हो जाएगा। थोड़ा सा फटाफट से आगे आते हैं क्या आपको दिया है। तो कहा कि इंडिया एंड बांग्लादेश जो है दोनों देशों ने कुछ यहाँ पे मीटिंग किया है एंड उस मीटिंग का थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपको नीचे दिया हुआ। तो आपको ध्यान रखना कि इंडिया एंड बांग्लादेश का मीटिंग हुआ है अभी एंड उसके साइड से इंडिया के साइड से कौन से ऑफिसर थे एंड बांग्लादेश के साइड से कौन से ऑफिसर थे, आपको वो दोनों यहाँ पे दिए हुए हैं। तो कहा कि यहाँ पे इंडिया की साइड से जो आपका रिप्रेजेंट किया है एस जयशंकर जो है उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है एंड साथ में वहाँ से उनकी साइड से AK अब्दुल जो आपके हैं मोमिन साहब ने उनको रिप्रेजेंट किया है। दोनों ऑफिसर्स यहाँ से पार्टिसिपेट किए हैं और जो मीटिंग है वो आपकी कंडक्ट हुई है। It will review the entire gamut of bilateral relations, including cooperation in the wake of COVID-19। कोविड-19 के समय से क्या है काफ़ी चीज़ें आपकी जो है फिजिकल नहीं हो पाई हैं, सब कुछ आपका वीडियो के माध्यम से हो रहा है। तो उनको आगे यहाँ पे जांच की जाएगी कि कितना चीज़ें सही हुआ, कितना चीज़ें सही नहीं हुआ, ये सब यहाँ पे चेक किया जाएगा। दोनों देशों के संबंध भी अच्छे बेहतर बनाए जाएंगे। तो इन्वेस्टमेंट आपका है, जो ट्रेड है, इन सब पे आपका यहाँ पे बातचीत, कनेक्टिविटी है, एनर्जी है, पानी के संसाधन हैं, ये सब पे आपका जो है बातचीत यहाँ पे दोनों देशों के बीच में की जाएगी। फटाफट से थोड़ा सा आते हैं आगे। तो कहा कि नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या है, तो कहा कि जो आपका इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो आपकी जो इंडिया की स्पेस एजेंसी है, तो उससे जुड़ा कुछ पॉइंट आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो कहा कि उन्होंने क्या किया है, तो कहा कि तो आपको पता है कि या तो कोई मिशन छोड़ा होगा किसी आपके प्लानेट पे या क्या सैटेलाइट को छोड़ा होगा, यही 2-3 काम मोटे मोटे होते हैं। तो कहा कि इसरो आपका जो है उन्होंने अभी GSAT-24 जो है सैटेलाइट को उन्होंने लॉन्च किया है। छोड़ा कहाँ से छोड़ा गया है, फ्रेंच गुइनिया आपके से इसको छोड़ा गया है। आपको ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपकी फ्रेंच कंपनी है जो इसमें अभी थोड़ा सा पार्टिसिपेट कर रही है और वो हिस्सेदार यहाँ पे है।
तो इंडिया की जो संस्था इसरो है एंड फ्रांस की कंपनी है, दोनों ने मिलकर एक सैटेलाइट को डिज़ाइन किया, उसको यहाँ से लॉन्च किया। कहाँ से? फ्रेंच गुइनिया से इसको छोड़ा गया है। थोड़ा सा फटाफट, नाम क्या है? GSAT-24 नाम है इसका। फटाफट से आगे बढ़ जाए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपको दिया है, साउथ कोरिया ने भी आपका जो एक सैटेलाइट यहाँ से छोड़ा है उसकी भी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दी हुई। तो इंडिया का भी था एंड यहाँ पे साउथ कोरिया से जुड़ा हुआ भी है कुछ यहाँ पे आपको। तो कहा कि इसका नाम क्या है, तो आपका यहाँ पे नाम भी दिया है, नूरी रॉकेट के नाम से इसको जो सैटेलाइट है वो छोड़ा गया है। तो दोनों देशों के सैटेलाइट्स के नाम आपको पता होने चाहिए, साथ में आपको कि कौन से देश ने छोड़ा है, क्या सैटेलाइट का नाम है या कोई खास पॉइंट है कहाँ से छोड़ा गया है, तो वो भी थोड़ा सा पता होना चाहिए। वेट कितना है इसका? देखो 200 टन के आसपास वेट है एंड साथ में 47 मीटर के आसपास आपकी इसकी जो लंबाई रहेगी। तो ये भी थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपको ये एग्जाम में आएगा नहीं, बट आपको बस नाम जानना, कौन सा देश, सैटेलाइट का नाम क्या है, बस इतना पता होना चाहिए। फटाफट से आगे बढ़ जाएं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या दिया है। तो कहा कि नेक्स्ट आपका एक अवार्ड आपको यहाँ पे दिया गया है। अमेरिकन कैनेडियन यहाँ पे जो राइटर हैं उनको यहाँ पे कुछ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वुमेन्स प्राइज फॉर फिक्शन यहाँ पे दिया गया है 2022 का। क्या नाम है? रुथ और जैकी नाम से फीमेल है उनको दिया गया है यहाँ पे अवार्ड। कौन सा है? वुमेन्स प्राइज फॉर फिक्शन। तो यहाँ पे किताब आपको दिखाई दे रही है, फिक्शन पे आपको जो किताब है वो बनाई है उसके लिए इनको सम्मानित किया गया है। वही सब यहाँ पे बातें दी हैं। तो अवार्ड का प्राइस का मनी भी यहाँ पे दिया है आपको, तो कितना मनी यहाँ पे इनको दिया गया है। और साथ में कहाँ पे आपका जो सेरेमनी है वो कहाँ पे? यूके में, लंदन में सेरेमनी रहा है जो अवार्ड्स बांटे गए हैं। एंड कुछ और भी यहाँ पे बुक्स दी हैं एंड बुक का यहाँ पे नाम जो किस बुक किताब के इनको दिया है, तो द बुक ऑफ फॉर्म एंड एम्पिटीनेस नाम से टाइटल दिया है किताब का, जिसके लिए इनको सम्मानित किया गया है। और भी कुछ किताबें आपको यहाँ पे दी हैं जो मैम की किताबें हैं। तो कहा इट इज़ फॉर द टाइम बीइंग प्लस द नोवेल माई ईयर्स ऑफ मीट्स एंड ऑल ओवर क्रिएशन। ये सब किताबें मैम ने बनाई है। अभी जिस किताब के लिए दिया है उसको थोड़ा सा पता होना चाहिए, ये किताब अभी की है, ये आपको पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। फटाफट से थोड़ा सा आगे बढ़े हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने क्या दिए हैं। तो कहा कि नीरज चोपड़ा क्लचेस गोल्ड इन 2022 क्रोटन गेम्स इन फिनलैंड। फिनलैंड में आपका एक टूर्नामेंट हुआ है, उसमें नीरज चोपड़ा ने अगेन इतिहास बनाया है। अगेन आपका एक जो पदक है, स्वर्ण पदक फिर से जीता है। अभी पता है आपका जो ओलंपिक्स में वो जीत के आए थे गोल्ड मेडल, उसके बाद तो दुनिया में उनका नाम हो गया। इंडिया में तो उनको अपने सर पे गवर्नमेंट ने या हम सभी ने उनको उठाया और बहुत सम्मान दिया गया। तो अभी एक फिनलैंड में टूर्नामेंट हुआ, वहाँ पे भी स्वर्ण पदक जीता है, गोल्ड मेडल लेके आए हैं। एंड देखो यहाँ पे कितना उन्होंने फेंका है। देखो अपना जो आप कह सकते हैं जो गेम में उनका जो है 86.64 मीटर के आसपास आपका जो है वो सेकंड नंबर पे जो है वो रहे हैं। और साथ में इनका 86 से थोड़ा सा ज़्यादा है, 6.9 है। देखो नीचे शायद आपको दिया होगा, वहाँ पे कहा कि 86.69 मीटर इन्होंने फेंका है और जो सेकंड पाया है 86.64 मीटर उसने फेंका है जो सेकंड पाया। आप सोचिए कि देखो 0.05 मीटर से क्या होगा, ये जीत गए। आप देखिए किस्मत होती है ना, एक किस्मत आप मान सकते हो कि 0.05 मीटर क्या होता है, बहुत 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 मायने उठाता है। तो किस्मत भी मायने रखती है। देखो 0.05 से क्या हुआ, ये आपके 1 पे आ गए और 0.05 मीटर से क्या हुआ, सेकंड पे आ गए हैं। तो थर्ड पे जो है थोड़ा सा उसमें डिफरेंस है, 84.75 मीटर उन्होंने जो आपका भाला है उसको फेंका है, जैवलिन को फेंका है। जैवलिन गेम है नीरज चोपड़ा का, आपको पता ही है, ओलंपिक्स में बहुत बड़ा शानदार काम किया है। तो अभी गेम्स में कहाँ पे गेम्स हुए, फिनलैंड में। एंड कौन से गेम है, कॉर्टन नाम से गेम है जहाँ पे इन्होंने स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल जीता है। नंबर 1 पे आ गए हैं। फटाफट से आगे बढ़ जाए, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या दिया हुआ है। तो कहा कि Ranjit Bajaj made chairman of advisory panel formed by COA to oversees AIFF functioning। तो रंजीत जो बजाज साहब हैं उनको आपका क्या बना है, चेयरमैन बना दिया गया है। किसका, COA आपका जो COA आपका जो चेक करेगा, जो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन से जो जुड़ी चीज़ें चेक करेगा COA, तो उसकी कमेटी के वो उस पैनल के वो हेड रहेंगे। AIFF देखो यहाँ पे दिया है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन आपका है। COA का भी यहाँ पे दिया है, कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स। COA क्या है, कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स। यहाँ पे आपको एम क्या है, देखो यहाँ पे दिया है, टू लुक द डे टू डे मैटर्स ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ द ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। कहा जो AIFF है उसके डेली के आपके जो खर्चे हैं, जो बातें हैं, उन सबको जांच में रखा जाएगा। और उस कमेटी के हेड रहेंगे आपके कौन, रंजीत बजाज साहब उस कमेटी के हेड रहेंगे, अध्यक्ष रहेंगे। और COA क्या है, कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर।
फटाफट से आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। क्या आपको दिया है, तो कहा कि एक पर्सन थे, उनका डेथ हो गया है, ऑब्ituary यहाँ पे आपको दी है। और जो पर्सन थे नाम क्या है, आर रविंद्रन यहाँ पे पर्सन थे, जो कि क्या थे, फोटो जर्नलिस्ट आपके थे। आपको पता है कि जर्नलिस्ट कैसे होते हैं, जो आपके लिखते हैं कुछ मानो कंटेंट दिया न्यूज़पेपर में, मैगजीन में, या कोई फोटो माने उन्होंने छापा इशू किया, उसके बाद में कुछ बातें की, वो क्या है, फोटो जर्नलिज्म है। फोटो के ऊपर कुछ बातें बताना कि ये फोटो यहाँ पे खींचा गया, ऐसा कंडीशन था, ऐसा हो सकता था, ऐसा नहीं हुआ, वैसा हुआ, उस वजह से ये फोटो ऐसा आया, या यहाँ पे ये जो बच्चे हैं ये ऐसा, इस वजह से जो भी समस्याएं हैं वहाँ पे वो बताएंगे कि ये समस्याएं गवर्नमेंट को ये कदम उठाने चाहिए थे, गवर्नमेंट कदम उठा नहीं पाई। ये सारी बातें आप लोग को जो आपके जर्नलिस्ट है, पर्सन है, वो बताएंगे। तो ये आपके इनका डेथ हो गया है। क्या थे, फोटो जर्नलिस्ट थे। आपको पता है साउथ इंडियन नेम आपको दिखाई दे रहा है, तो साउथ इंडिया से कहीं ये जुड़े हुए थे। थोड़ा सा देख लेते हैं क्या पॉइंट आपको दिया। वेल नोन फोटो जर्नलिस्ट आर रविंद्रन हैज बीन पास्ड अवे एट द एज ऑफ 69 के आसपास की एज थी, उसमें इनका निधन हो गया। ही वाज नोन फॉर हिज आइकॉनिक फोटो ऑफ राजीव गोस्वामी सेटिंग हिमसेल्फ ऑन फायर ड्यूरिंग द मंडल एजिटेशन इन द कैपिटल। कहा कि उन्होंने एक फोटो खींचा था, तो उसके लिए वो काफ़ी फेमस रहे थे, ऐतिहासिक। ही हैज़ बीन अवार्डेड वेरियस फोटोग्राफी अवार्ड्स, बहुत सारे इनको अवार्ड्स दिए गए अपने जीवन में। साथ में ही हैज़ वर्कड इन AFP एंड ANI में काम किया, जो आपकी जो गवर्नमेंट की न्यूज़ एजेंसी है, उसमें भी जुड़े रहे वो। फटाफट से थोड़ा सा आगे आ जाए, क्या है उसके बाद तो देखते हैं। आपको यहाँ पे एक डे आपको दिया हुआ है, और डे कौन सा, रेफ्यूजी डे आपको मनाया गया है दुनिया में। कौन सी डेट को, 20 जून को मनाया गया है। रेफ्यूजी आपको पता है बहुत फेमस एक मूवी, जिसमें अभिषेक बच्चन ने शायद एक्टिंग किया था, तो उस मूवी का नाम भी रेफ्यूजी था। कि उनको क्या समस्याएं होती हैं जब देश से निकल जाते। जैसे आपको पता है कि आसाम पश्चिम बंगाल की हम बात करते हैं, तो वहाँ पे NRC की बातें हो रही थी, और कुछ जो जनता थी उनको हटाने की बात थी वहाँ से। तो यदि कोई देश अपने यहाँ से जनता को हटाता है, ये कह के कि ये जनता हमारे देश की नहीं है, तो वो क्या हो जाएगी, रेफ्यूजी बन जाएगी, और उनको कहीं दूसरे देशों में उनको जाना पड़ेगा, धक्के खाने पड़ेंगे, और काफ़ी समस्याओं का सामना उनको करना पड़ेगा। तो वही क्या है कि जो समस्याएँ होती हैं, कहा कि उनको समस्याएँ नहीं होनी चाहिए, उनको भी इज्जत से, मान सम्मान से जीने का अधिकार है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई भी रेफ्यूजी हो या सिटीजन हो या कोई भी इंसान हो। तो यहाँ पे थोड़ा सा डे मनाया है 20 जून को, क्या है, रेफ्यूजी डे मनाया है दुनिया में, इंटरनेशनल यहाँ पे आपका डे है, वर्ल्ड आपका दुनिया में इसको सेलिब्रेट किया गया है। साथ में थोड़ा सा आपको जो थीम है वो भी थोड़ा सा आपको ध्यान दें कि थीम क्या है, एवरीवन हैज अ राइट टू सीक सेफ्टी। दिस ईयर द थीम इज बेस्ड ऑन द राइट टू सीक सेफ्टी। कहा सबके पास सेफ्टी होनी चाहिए, सबके पास सिक्योरिटी होनी चाहिए। आप मानो किसी दूसरे देश में जाएंगे तो आपके पास ना खाना हुआ ना मकान होगा, तो क्या होगा कि कोई भी आपको आके परेशान कर सकता है, कोई आपको आके नुकसान दे सकता है, कोई चाकू मार सकता है, पिस्टल दिखा सकता है, कोई भी कुछ भी ऐसी एक्टिविटी हो सकती है। यदि आप किसी दूसरे देश में जाओगे और अपने देश से आपको निकाल दिया जाएगा, तो बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आप देखो, हम और आप क्या हैं, घर में बैठे हुए हैं, आराम से बैठे हुए हैं, खाना है, पानी है, कपड़े हैं, सब कुछ हमारे पास है, लेकिन सब ऐसा नहीं है, सब जगह ऐसा नहीं है। यदि आप इंडिया में भी जाओगे, इंडिया में भी काफ़ी जगह ऐसी हैं जहाँ पे समस्याएं हैं। साथ में अफ्रीका महाद्वीप में जाओगे तो उसको अंध महाद्वीप कहा जाता है। बहुत ज़्यादा कंडीशन भयावह हैं, खाने के लिए उनके पास खाना नहीं है, दवाइयों के नाम पर उनके पास कुछ भी नहीं है। तो बहुत भयंकर आपका जीवन है। आप ये सोचते हो कि हमारे पास क्या है, स्कूटी है, बाइक है, ऑडी है, मर्सिडीज है, नैनो है, ये है, लेकिन आपके पास है, लेकिन सब ऐसा नहीं है कि जैसा आप देख रहे हो कि आपके पास आईफोन है, आपके पास सैमसंग है ना, सब जगह ऐसा नहीं है। तो सब और भी चीज़ों को हमें देखना चाहिए, सुनना चाहिए, न्यूज़ को सुनना चाहिए, ताकि हमें एहसास हो कि हम क्या है और क्या हम कर सकते हैं, क्या हमें करना चाहिए और क्या सही है। आते हैं फटाफट से वापस, एक पॉइंट और शायद आपका बचा है, उसके बाद MCQ आपके बचे। हाँ जी, बस एक MCQ ही है, आपके सारे पॉइंट खत्म हो चुके हैं। MCQ पे आते हैं फटाफट। बालिका पंचायत कहाँ पर स्टार्ट हुई थी? गुजरात में आपका जो बालिका पंचायत है उसको स्टार्ट किया गया था। तो 1 का आपका होगा D सही जवाब। आते हैं फटाफट से सेकंड में कहा कि सेकंड में आपका जो PM है हमजा अब्दी कौन से देश के बने थे? सोमालिया देश के बने थे। 2 का आपका A एग्जैक्ट सही हो जाएगा। फटाफट से आते हैं थर्ड पे। थर्ड में क्या है देखो, मुझे बताओ फटाफट से। कहा इंडिया एंड कौन से देश का मीटिंग हुआ? बांग्लादेश का मीटिंग हुआ। इंडिया एंड बांग्लादेश दोनों ने मीटिंग किया। सेकंड का B, थर्ड का B आपका हो जाएगा सही। आते हैं 4 पे, थोड़ा सा फटाफट से आगे बढ़ जाएं तो देखते हैं इसमें क्या आपका होने की संभावना है। तो G20 मीटिंग कहाँ पे होनी है? इंडिया में होनी है 23 में। एंड कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में होनी है। कहाँ पे दिया ऑप्शन? देखो B में आपको ऑप्शन दिया गया है, तो आपका 4 का आपका B सही जवाब हो जाएगा। फटाफट से यदि हम आ जाए 5 पे, तो कहा
कि जो आपका गोल्ड रिसाइकलिंग है उसमें इंडिया का जो रैंक है वो कितना है, चौथा रैंक था, चौथा। जो रिन्यूएबल एनर्जी थी उसमें थर्ड था, एंड इसमें क्या था, फोर्थ आपके नंबर पे था, सी में आपको फोर्थ यहाँ पे दिया है। 5 का आपका सी हो जाएगा, फटाफट से 6 पे आ जाए। तो कहा कि जो आपका देखो वो भी रैंक पूछा है, तो यहाँ पे ये थर्ड आपका हो गया। रिन्यूएबल एनर्जी के हिसाब से रैंक इंडिया का कितना है, थर्ड पे इंडिया है। कितना हमने सन से और विंड से ये सबसे एनर्जी बनाया है। और सबसे वन पे कौन था, चाइना था, उसके बाद कौन था, यूएस था। आते हैं फटाफट, किसने पैसा, ऑस्ट्रेलिया ने पैसा दिया, किसको पैसा दिया है, किसके पास पैसे की दिक्कत है, श्रीलंका के पास पैसे की दिक्कत है। सी आपका सही होगा, क्योंकि बहुत महंगाई हो गई है, पैसा नहीं बचा है उनके पास। तो आते हैं फटाफट से आगे। उसके बाद कहा कि आपका आगे है 8 नंबर क्वेश्चन। आपके 8 में क्या है, तो कहा कि आपका जो एक आप कह सकते हैं एग्जाम, आपका जो एक साइट बनाया गया जिससे आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा, कौन से बैंक ने बनाया था, तो साउथ इंडियन बैंक ने आपका एक जो साइट है उसको डिज़ाइन किया था, जिससे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बिजनेस पर्सनस जो है उनको फ़ायदा पहुँचे। और 20 जून को ये आपका डे रेफ्यूजी डे मना है। आपका 9 का सी आपका सही हो जाएगा। फटाफट से आ जाए हम 10 क्वेश्चन पे। आपका लास्ट क्वेश्चन आपके हमारे सामने आ गया है। उन्मेष नाम से एक साक्षरता आपका जो फेस्टिवल है कहाँ पे मनाया गया था, हिमाचल प्रदेश। कहाँ पे है, ऑप्शन देखो बी में दिया है, 10 का आपका बी आपका सही होगा। तो यहाँ पे MCQ हमारे ख़त्म हो गए हैं, कंटेंट भी ख़त्म हो चुका है। बट जैसा मैं कहता आया हूँ आगे भी ऐसा कहता रहूँगा कि आपको पढ़ते रहना है, मेहनत से पढ़ना है, जितना हो सके मेहनत कीजिए, जितना हो सके पढ़िए। पढ़ने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा, आप बढ़िया कहीं ना कहीं सेट हो जाएंगे। तो इसी के साथ मैं आपको आज सेशन को फिनिश कर रहा हूँ। आज इतना ही, थैंक यू।